नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। आज महाकुंभ का 41वां दिन है और 41वें दिन में भी भारी भीड़ देखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ता हुआ दिख रहा है। इन दिनों श्रद्धालुओं के आने से प्रयागराज में काफी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि आज महाकुंभ का 41वां दिन है और 41वें दिन भी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। वहीं वीकेंड पर भीड़ और सड़क पर जाम भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की प्रयागराज में 24 फरवरी की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। 41वां दिन महाकुंभ का इस वक्त की बड़ी खबर। जन सैलाब, महाकुंभ, सभी आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रयागराज में भारी भरकम भीड़ देखी जा रही है। वहीं यातायात की कुछ असुविधाएं भी देखने को मिल रही हैं और उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं भी प्रयागराज में 24 फरवरी की जो थी उनको रद्द कर दिया गया है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आज 41वां दिन महाकुंभ का। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जन सैलाब महाकुंभ में पुण्य की अर्जित करने के लिए, पावन डुबकी लगाने के लिए वहां पर इकट्ठा हुआ है। हमारे संवाददाता आलोक सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, क्या खास देखने को मिल रहा है? आज 41वां दिन है वहां पर। देखिए, पूरी देश और दुनिया से श्रद्धालुओं का जो संगम की तरफ आना है वो लगा हुआ है और देश और दुनिया से जो श्रद्धालु उनका जन सैलाब गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम में पुण्य और आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहा है। भारी जनमानस का दबाव मेला क्षेत्र में बढ़ रहा है और लगातार इसको लेकर जो यातायात व्यवस्था है वो भी चरमरा जा रही है। ट्रैफिक जाम की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। कई किलोमीटर तक का जाम लग जा रहा है और इस वजह से नो व्हीकल जोन एक बार फिर घोषित किया गया है पूरे के पूरे मेला क्षेत्र को। किसी भी तरीके के 4 पहिया और 2 पहिया वाहन अब नहीं चलेंगे, क्योंकि महाकुंभ 2025 का अंतिम विशेष स्नान पर महाशिवरात्रि पर ऐसा अनुमान है कि करोड़ों श्रद्धालु आकर संगम के विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। लिहाजा अब हर तरफ जो पार्किंग व्यवस्था है उसको और मजबूत किया गया है और इलाहाबाद प्रयागराज की सीमा पे सटे सभी जनपदों से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको 10 किलोमीटर पहले जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं वहां पे उनके वाहनों को पार्किंग पे खड़ा करवाया जा रहा है और इसके बाद जो व्यवस्था है, जो वाहन की व्यवस्था है सरकार की, उसके द्वारा लोग मेला क्षेत्र में जा सकेंगे। तो भारी जन सैलाब संगम की तरफ बढ़ रहा है। हर कोई आस्था की डुबकी लगाना जा रहा है। ये पहला ऐसा महाकुंभ है जिसमें हर दिन ऐसा लग रहा था कि कोई विशेष स्नान पर्व है। भीड़ किसी भी दिन कम दिखाई नहीं दी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब, सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला नजर आया है और आज भी भारी भीड़ संगम की तरफ बढ़ती चली जा रही है और सब पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। जी आलोक, और ये पहले हुई भगदड़ के मद्देनजर अभी क्या इंतजामात है? क्योंकि भीड़ तो बढ़ती जा रही है, तो प्रशासन क्या कर रहा है इस समय? देखिए, इनकी पहली रणनीति यही थी कि जो बाहर के वाहन आते हैं उनको शहर में नहीं प्रवेश करने दिया जाए और इसी रणनीति के तहत इन्होंने जो बड़ी बड़ी पार्किंग बनवाई है, जो सबसे बड़ी पार्किंग बनवाई है वो बेली कछार एक जगह, जहां पर 10,000 से ज्यादा वाहनों को खड़ा किया जा सकता है। तो अगर वाहन बाहर से प्रवेश नहीं करेंगे और पैदल यात्री रहेंगे तो वन वे व्यवस्था लागू की है इन्होंने। अगर जिस तरफ से श्रद्धालु जाएंगे उस तरफ से उनकी वापसी नहीं है, दूसरे तरफ से उनकी वापसी है। चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टेशन हो, सभी जगह पे इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है और बिल्कुल प्रशासन किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और कोई भी ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो इसके लिए पूरे प्रिवेंशन लिए जा रहे हैं। पूरी नाकेबंदी कर दी गई है और हर जगह बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं को पैदल जाने के लिए, संगम की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। बाकायदे लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है, जो साउंड सिस्टम उनसे अनाउंस किया जा रहा है कि श्रद्धालु पैदल ही जाएं और जो भी घाट उसमें मिले उस पर। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आलोक।
इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयागराज जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाशिवरात्रि स्नान की तैयारियों को देखने के लिए प्रयागराज जाएंगे। वहीं जेपी नड्डा भी वहां पर संगम नोद पर स्नान करने जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज आज जाएंगे। सीएम योगी आज 9 घंटे महाकुंभ में रहेंगे। महाशिवरात्रि स्नान की तैयारियां भी देखेंगे। अरैल के त्रिवेणी गेस्ट हाउस में केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आज प्रयागराज का रुख करेंगे और महाशिवरात्रि की तैयारियों को देखेंगे। सीएम योगी जेपी नड्डा का स्वागत भी करेंगे। वहीं जेपी नड्डा संगम नोद पर स्नान करेंगे और लेटे हुए हनुमान मंदिर और अक्षय वट का दर्शन भी करेंगे। आपको बता दें कि आज तक 33.10 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया है। हमारे संवाददाता आनंद सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या खास है तैयारियां वहां पर? अब सीएम योगी आ रहे हैं और महाशिवरात्रि को लेकर क्या खास तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए माधवी, महाशिवरात्रि को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं तमाम जो अधिकारी हैं कि किसी तरह की भी असुविधा जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ना हो, चाहे वो सुविधाओं की बात हो चाहे उनकी सुरक्षा की बात हो, क्योंकि अब ये इस महाकुंभ पर्व का जो 13 जनवरी से अनवरत चल रहा है, उसका ये आखिरी स्नान पर्व है और ये आखिरी दिन है महाकुंभ का। इसके बाद महाकुंभ का समापन औपचारिक रूप से हो जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं और इसी को लेकर उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है प्रयागराज का। दोपहर करीब 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। न सिर्फ वो महाशिवरात्रि से जुड़ी जो तैयारियां हैं तमाम उनको परखेंगे, बल्कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी संगम स्नान के लिए आ रहे हैं। उनका भी स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री जो लेटे हनुमान जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर जाएंगे, दर्शन कर पूजन करेंगे। इसके साथ ही अक्षय वट वृक्ष से भी दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे। पूरा ये कार्यक्रम काफी देर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है और जो हमारी जानकारी है, रात 8 बजे के बाद मुख्यमंत्री प्रयागराज से रवाना होंगे राजधानी लखनऊ के लिए। जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या खास उत्साह दिख रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा, आपने देखा होगा कि महाकुंभ जब से शुरू हुआ है, न सिर्फ आम श्रद्धालु लगातार करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, बल्कि तमाम जो नेता हैं, दूसरी गणमान्य हस्तियां हैं, चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो, सामाजिक सरोकार से जुड़े तमाम दूसरी हस्तियां हो, वो लगातार विजिट कर रही हैं, लगातार महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के स्नान के लिए आ रही हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी आज दौरा कर रहे हैं, संगम स्नान करेंगे वहाँ महाकुंभ में। जी आनंद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। रुक करते एक और बड़ी खबर का। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी महाकुंभ पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि महाकुंभ में एक और देश और दुनिया के करोड़ों भक्त रोजाना त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में स्नान करके खुद को धन्य मान रहे हैं। वहीं कुछ दलों द्वारा महाकुंभ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। राजनीतिक बयानबाजी को लेकर एक बड़ा संदेश प्रयागराज की धरती से दिया गया है। शुक्रवार को असम के सीएम और भाजपा के फायर ब्रांड नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के विवादास्पद बयान पर उन्हें नसीहत देते हुए महाकुंभ में आने की और यहां की भव्य व्यवस्थाओं को खुद अनुभूत करने का निमंत्रण दिया है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने प्रयागराज की धरती को अमृत संगम बताते हुए महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने को प्रत्येक सनातनी के लिए गर्व का क्षण करार दिया है। असम के मुख्यमंत्री इन तस्वीरों में महाकुंभ में स्नान करते हुए आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास उत्तराखंड से। आज बजट सत्र का चौथा दिन है। वहीं भू कानून संशोधन विधेयक विधानसभा में पास हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बजट सत्र का चौथा दिन उत्तराखंड में 23% वेतन भत्ते और मजदूरी पर होगा खर्च। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट भाषण और अपनी प्रतिक्रियाओं में वित्त प्रबंधन का जिक्र किया है। साथ ही यह भी कहा कि राज्य के विकास को गति देने के लिए लाभ और हानि की परवाह नहीं करेंगे, मगर सच्चाई यह है कि सरकार के पास विकास की गति को जारी रखने और इसमें रफ्तार बढ़ाने के लिए डबल इंजन का साथ और खुद के दम पर संसाधनों का इंतजाम करना जरूरी है और मजबूरी भी है।
राज्य के 24 साल के इतिहास में बेशक उत्तराखंड के बजट का आकार 24 गुना बढ़ चुका है और यह 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, लेकिन अब वित्त विभाग इन अनुमानों में एक अनुमान राज्य की ऋणग्रस्तता का भी है, जो यह संकेत देता है कि बाजार से उठाए जाने वाले कर्ज का ऐसे कार्यों में इस्तेमाल करना होगा जिससे राज्य की परिसंपत्ति में इजाफा हो, उससे सरकार को कुछ आय हो सके। जहां तक राज्य का कुल कर्ज का अनुमान है उसके लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए के पार ये धनराशि पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सतीश, भू कानून संशोधक विधेयक पास हो चुका है, तो ऐसे में क्या विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आ रही है और सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जिस तरीके से लगातार भू कानून की मांग थी, लेकिन भू कानून की मांग थी, प्रदेश की जनता लगातार कह रही थी कि भू कानून कब आएगा और कब जो है प्रदेश में ये जमीन की खरीद पर जमीन को खुर्द-बुर्द हो रही थी, जो उत्तराखंड की जमीन जिसके लिए उत्तराखंड प्रदेश बना था, जिसके लिए लगातार उत्तराखंड का आंदोलन हुआ था, ये लोगों ने शहादत दी थी, उसको लेकर बहुत चिंता जाहिर कर रहे थे प्रदेश के लोग। और प्रदेश की स्थिति ये हो रखी थी कि कब ये जो है जो थोड़ा बहुत जमीन रह रखी है जिसकी स्थिति ये कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन आज भू कानून आया है, भले 11 जिलों में आया है, लेकिन आया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है, दिक्कत यहाँ पे आ रही है, विपक्ष यहाँ पे नाराज है कि अभी तक ये पता नहीं लगा कि जो जमीन इन बीच में खनूड़ जी और आज तक की सरकार के बीच में दी गई है वो किनको दी गई है और कहाँ पे दी गई है और किस किस को दी गई है और किस पर्पज के दी गई है। लगातार ये सवाल पटल पे उठ रहा है। भले भू कानून आ गया हो, लेकिन ये सवाल अभी भी उठ रहा है, क्योंकि सब जो ये 8-10 सालों के बीच में 10 से 15 सालों के बीच में जो खनूड़ जी ने भू कानून बनाया था उस पे अभी तक लगातार संशोधन होते रहे। लगातार ये चलता रहा कि कब होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन उसको लेकर लगातार जो बातें चली तो उसको लेकर लगातार ये रहा कि कब होगा। जी सतीश, और बजट का आकार तो 24 गुना बढ़ गया है, लेकिन ऋणग्रस्तता का मुद्दा भी सामने आ रहा है। आखिर कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं बात करूं ऋणग्रस्तता की तो लगातार जिस तरीके से मैं प्रदेश में बजट का आकार भले बढ़ा है, लेकिन ऋण का आकार ये है जिस तरीके से प्रदेश में कर्जा ले रखा है और प्रदेश सरकार लगातार कर्जे के दम पे जी रही है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि प्रदेश में इतना वो नहीं है जितना जो है खर्चा है, क्योंकि यहाँ पे आय का साधन सिर्फ एक खनन और एक शराब नीति है, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार परेशानी यहाँ पे आ रही है कि ऋण बढ़ता जा रहा है सरकार से, और केंद्र सरकार से कर्जा ले रही है, जगह जगह से कर्जा ले रही है, लेकिन वही बजट बढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक कुछ आय के साधन नहीं होंगे, जब तक कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होंगी कि जो कि प्रदेश का पैसा प्रदेश में रहे और आय का साधन बढ़े। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। करते हैं महाराष्ट्र का, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिली धमकी। एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धमकी मिली है। पुलिस ने इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि गोरेगांव पुलिस स्टेशन में माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल प्राप्त हुआ है। इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 351 के तहत गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने बुल्ढाणा पुलिस की सहायता से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों तहसील देऊलगांव राजा, जिला बुल्ढाणा, महाराष्ट्र के देऊलगांव माही के निवासी हैं और देऊलगांव जिला बुल्ढाणा के से गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों को मुंबई लाया जा रहा है और मुंबई लाने के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल द्वारा प्राप्त हुई है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 व्यक्तियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरबजीत,
क्या है पूरा मामला? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को धमकी भरा मेल किया गया है। हालांकि ये मेल 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन में किया गया है। मुंबई के दक्षिण मुंबई के जेजे पुलिस स्टेशन में किया गया है, गोरेगांव में किया गया है। दोनों मेल मराठी में है और दोनों मैचिंग है। इसको देखते हुए साइबर पुलिस ने और क्राइम ब्रांच की टीम ने उस मेल को ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद 2 युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के लिए मुंबई लाया जा रहा है। उनसे पूछताछ किया जाएगा कि क्या वो मेल करने जो उन्होंने धमकी भरा जो मेल किया है उनकी मानसिकता क्या थी। इस पूरे मामले का क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। हालांकि इसमें जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान है कि मैं धमकियों से डरता नहीं हूं, लेकिन मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच करके जो धमकी है वो किस वजह से दी गई है, किसके बोलने पे दी गई है, पूरे मामले की अभी जांच की जाए। अरेस्ट तो कर लिया गया है आरोपियों को। मुंबई ला के उनका ट्रांजिट रिमांड लेके पूछताछ करेगी क्राइम ब्रांच। जी, और डिप्टी सीएम को ये धमकी मिली है, इसके मद्देनजर क्या उनकी सुरक्षा में भी अब कुछ बढ़ोतरी होगी, कुछ सुरक्षा बढ़ाई जाएगी? जी, धमकी जैसे धमकी मिली है पूरी जो यंत्रणा है वो एक्टिव हो चुकी थी। हालांकि उनकी सुरक्षा पे पहले से ही सुरक्षा बढ़ाई गई है और भी सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई है। हालांकि इस पे डिप्टी सीएम का ही बयान आया है कि मैं धमकी से डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कार्य है वो करूंगा। लेकिन जो धमकी और जो मेल आया है इस मामले की पूरी जांच भी की जा रही है, सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। थाना बस्ती में औचक निरीक्षण की खबर आई है। बस्ती में एडिशनल एसपी ओम प्रकाश थाना सोनहा का औचक निरीक्षण किया है। एडिशनल एसपी ओम के औचक निरीक्षण थाने में तैनात पुलिस कर्मियों से हड़कंप मच गया है। एसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ अपराध के आंकड़ों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध, हत्या, महिला संबंधी अपराध और पॉक्सो एक्ट, चोरी, नकबजनी और अन्य सनसनीखेज अपराधों पर नियंत्रण होना जरूरी है। एसपी ने पुलिस कर्मियों के आने वाले त्योहारों जैसे शिवरात्रि, होली, रमजान आदि को लेकर निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला संबंधी अपराधों और दलित उत्पीड़न के मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यवाही की जाए। सांप्रदायिक घटनाओं पर रोक लगाने एवं ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्यवाही करने के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया है। आपको बता दें कि बस्ती में एडिशनल एसपी ओम प्रकाश ने थाना सोनहा का औचक निरीक्षण किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।